वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जिस लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हमारा न्यू लेसन है और इसके बारे में हम देखेंगे आज। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डायरेक्ट करंट, जिसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? यानी कि ऐसा करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। यानी कि ऐसी धारा जो समय के साथ नियत रहती है, यानी कि ऐसी वोल्टता या फिर ऐसी धारा जो समय के साथ नियत रहती है, बदलती नहीं है, जिसकी दिशा नहीं बदलती, एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं आई की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती जा रही है। तो ऐसी धारा या ऐसी वोल्टता को दिष्ट धारा या फिर दिष्ट वोल्टता कहते हैं। यानी कि ऐसी वोल्टेज या करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो ऐसी वोल्टेज या ऐसा करंट डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट करंट कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर डेफिनेशन, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो हमारे लेसन का नाम भी है। तो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट हम देखते हैं, यानी कि ऐसा करंट, ऐसी वोल्टेज या ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है, तो उस वोल्टता या धारा को प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी कि ऐसी वोल्टेज या ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, उस वोल्टेज या उस करंट को अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब ये तो क्या होता है कि जो प्रथम जो अर्धचक्र होता है उसमें इसकी वैल्यू धनात्मक होती है, और फिर दूसरा जो अर्धचक्र होता है उसमें इसकी वैल्यू ऋणात्मक होती है। वो हम देखेंगे किस प्रकार से होती है इसकी वैल्यू। तो ये बार बार अपने प्रत्येक आधे चक्कर के बाद जिस धारा की दिशा बदलती रहती है, उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब ये भी कई टाइप की हो सकती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कई टाइप का हो सकता है, इसकी डायरेक्शन बार बार कन्वर्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है प्रत्येक हाफ सर्किल के बाद। तो हम देखते हैं कितने टाइप की हो सकती है। 1 नंबर देखते हैं, स्क्वायर वेव करंट। स्क्वायर वेव करंट यानी कि वर्गाकार धारा। वर्गाकार धारा। तो वर्गाकार धारा कैसे होगी देखते हैं हम इसको। तो यहां पर हम लोग आई की वैल्यू ले रहे हैं करंट की, और यहां पर हम इस एक्सिस के ऊपर टाइम की वैल्यू ले रहे हैं, टी की वैल्यू ले रहे हैं। तो हम देखते हैं यहां पर कि इस प्रकार से ये करंट फ्लो होता जा रहा है, इस टाइप से। ये यदि धारा प्रवाह की दिशा इस प्रकार से हो, यानी कि जो टी की वैल्यू है वो 0 इक्वल और ग्रेटर देन कहां से कहां तक हो, तो ये वैल्यू जो है t/4, ये वैल्यू t/2, ये वैल्यू 3t/4 और ये वैल्यू t होती है, और ये 0 है। तो जो t की वैल्यू है टाइम की, वो 0 से लेकर t/2 तक है, t/2 तक। तो इस कंडीशन के अंदर जो I की वैल्यू है, करंट की वैल्यू, वो हम देख सकते हैं मैक्सिमम करंट जा रहा है। उसके बाद यहां पर करंट 0 हो जा रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया है, उसके बाद t टाइम के ऊपर वापिस से 0 हो गया है। तो हम देख रहे हैं ऊपर ये अधिकतम मान, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी कि इस धारा को हम जो दिखाया था कि ये हम लोगों ने E = E0 sin ω t के लिए हम लोग पढ़ के आए थे।
तो ज्यावक्रीय जो तरंग प्रत्यावर्ती के लिए पढ़ा हमने, इस प्रकार से ये आया था ज्यावक्रीय तरंग धारा के लिए या प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। तो ये जो मान होता है अधिकतम मान, कि जो मूल स्थिति से अधिकतम कितना इसका वैल्यू बढ़ रही है, वो इसका अधिकतम मान होता है, मैक्सिमम मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो जो t का वैल्यू 0 से लेकर t/2 तक, तो इसका मान धारा का अधिकतम है, मैक्सिमम मान है। तो I की जो वैल्यू है Im मैक्सिमम है और प्लस डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद हम देखें t की वैल्यू, इफ जो t की वैल्यू है t/2 से लेकर के t की वैल्यू और t तक जा रही है, तो I की जो वैल्यू है वो कितनी है, मैक्सिमम हो चुकी है, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुई है, तो -I। तो ये t/2 टाइम तक तो जो इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी प्लस डायरेक्शन में, यानी कि पहले आधे चक्कर में धनात्मक अर्ध चक्कर और दूसरा जो आधा चक्कर है वो ऋणात्मक अर्ध चक्कर हुआ। तो मतलब प्रत्येक आधे चक्कर के बाद समय के सापेक्ष धारा की दिशा बदलती जा रही है। तो ऐसी धारा जो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, वर्गाकार रूप में चल रही है, तो ये वर्गाकार धारा है, स्क्वायर वेव करंट है। फिर नेक्स्ट है जो त्रिकोणीय तरंग धारा, ट्राइएंगुलर वेव करंट, ट्राइएंगुलर वेव करंट, त्रिकोणीय तरंग धारा, त्रिकोणीय तरंग धारा। तो त्रिकोणीय तरंग धारा देखते हैं हम लोग, ये भी एक प्रत्यावर्ती धारा का ही, अल्टरनेटिंग करंट का ही पार्ट है। तो इस पार्ट को देखते हैं यदि हम, कि इस प्रकार से चलती जा रही है। यहां पर तो हम I की वैल्यु ले रहे हैं इस x अक्ष के ऊपर, और यहां पर x अक्ष के ऊपर t और y के ऊपर I ले रहे हैं। तो 0 के ऊपर ये वैल्यू, फिर अदर देखें t/4 टाइम के ऊपर वैल्यू पर चलेगी, और ये t/2 टाइम के ऊपर, और फिर ये इधर 3t/4, और ये फिर इधर होता है t। तो हम देखें कि यदि t की वैल्यू 0 थी तो I की जो वैल्यू है वो भी 0 है, कि t इज इक्वल 0 है, 0 टाइम के ऊपर I भी 0 हुआ, और t की वैल्यू t/4 हुई तो I की वैल्यू वो मैक्सिमम हो चुकी है, प्लस डायरेक्शन में ऊपर की ओर देख सकते हैं, t/4 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू हुई, और t/2 टाइम के ऊपर फिर से इसकी वैल्यू जो है I की वो 0 होती जा रही है, देख सकते हैं हम लोग। और फिर 3t/4 टाइम के ऊपर t की वैल्यू 3t/4 लें तो I की वैल्यू जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रही है, जिसे हम -Im लिख सकते हैं, विपरीत दिशा में मैक्सिमम। और t टाइम के ऊपर इसकी जो वैल्यू है t समय के ऊपर वापिस से 0 हो जाती है, यानी कि पहले t इज इक्वल टू 0 था तो I की वैल्यू भी 0, t की जो वैल्यू t/4 हुई तो I की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है प्लस डायरेक्शन के अंदर, और t की वैल्यू जो है t/2 है, समय अर्ध समय के ऊपर जो I की वैल्यू है फिर से 0 हो रही है, और t की वैल्यू 3t/4 है तो I की वैल्यू विपरीत दिशा में अधिकतम मान को प्राप्त कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रही है, -Im मैक्सिमम। तो t के ऊपर इसकी वैल्यू फिर से 0 हो रही है। तो इस प्रकार से प्रत्येक आधे चक्कर के बाद समय के सापेक्ष धारा का मान, जो इसकी दिशा है वो बदलती जा रही है, तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और ये त्रिकोण रूप में बदल रही है तो त्रिकोणीय तरंग धारा यानी कि ट्राइएंगुलर वेव करंट कहलाती है। फिर नेक्स्ट हम 3 नंबर देखते हैं, ज्यावक्रीय तरंग धारा, ज्यावक्रीय तरंग धारा। तो ज्यावक्रीय तरंग धारा देखते हैं, यानी कि साइन के लिए ये साइन वेव करंट जो होगा वो क्या होगा, साइन वेव करंट। तो देखते हैं ये क्या होगा, साइनसोइडल वेव करंट क्या होता है साइन के लिए। तो साइन का ग्राफ बनाएं यदि हम लोग, ज्यावक्र के रूप में यदि करंट चल रहा हो तो इस प्रकार से ये ऐसा कुछ साइन का ग्राफ होता है कि यहां पर t/4 टाइम के ऊपर I की वैल्यू मैक्सिमम हुई, t/2 टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, 3t/4 समय के ऊपर इसकी वैल्यू विपरीत दिशा में मैक्सिमम, और t समय के बाद इसकी वैल्यू फिर से 0 होगी, यानी कि t की वैल्यू इस 0 है तो I की वैल्यू भी 0 है, और t की वैल्यू t/4 हुई तो I की वैल्यू मैक्सिमम होती है धनात्मक अर्धचक्र के अंदर, और यदि t की वैल्यू t/2 है
तो जो आई की वैल्यू वापिस से वो 0 हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं 0 के बाद ये विपरीत दिशा में जा रही है, तो 3t/4 टाइम के ऊपर जो आई की वैल्यू है विपरीत दिशा में मैक्सिमम हो चुकी है, और टी टाइम के ऊपर आई की वैल्यू फिर से 0 हो चुकी है। तो यानी कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद जो धारा की दिशा है वो बार बार बदल रही है। तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और ये ज्या यानी कि साइन के ग्राफ के रूप में चल रही है, तो ये ज्यावक्रीय तरंग धारा कहलाती है। तो अभी हमने ज्यावक्रीय तरंग धारा पढ़ी इस प्रकार से ये। तो इसके लिए वोल्टता का समीकरण देखिए हम, वोल्टेज ज्यावक्रीय तरंग धारा या वोल्टता, तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी के लिए। तो जहां पर जो V0 है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है, अधिकतम मान, जिसे हम इस समीकरण का, इस तरंग का आयाम भी कहते हैं। ये जो तरंग है इसके मूल मान से जो अधिकतम मान ये प्राप्त करती है, अपनी माध्य स्थिति से जो अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, अधिकतम मान को प्राप्त करती है, वो इसका शिखर मान, पीक वैल्यू होती है। यही तरंग का आयाम भी कहलाता है। और फिर हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के कुछ मान देखते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक नंबर देखते हैं हम, तात्क्षणिक मान, इंस्टेनियस वैल्यू, इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। यानी कि किसी निश्चित क्षण के ऊपर, किसी निश्चित पॉइंट के ऊपर, निश्चित क्षण के ऊपर जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है या वोल्टता का मान होता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का तात्क्षणिक मान कहते हैं। वो निश्चित क्षण कुछ भी हो सकता है, तो इसका मान शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक किसी भी प्रकार का हो सकता है, तात्क्षणिक मान। फिर हम 2 नंबर देखते हैं इसका शिखर मान, पीक वैल्यू। पहले इंस्टेनियस वैल्यू, फिर पीक वैल्यू, यानी कि शिखर मान इसका, पीक वैल्यू। तो इसकी पीक वैल्यू देखते हैं, शिखर मान। यानी कि अभी अभी हमने देखा, ये हम ज्यावक्रीय तरंग धारा को दिखा रहे हैं इस प्रकार से, तो धारा या वोल्टता को दिखा रहे हैं। तो इसका जो प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो अधिकतम मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसी को हम शिखर मान या अधिकतम मान कहते हैं, पीक वैल्यू। यानी कि हम देखें तो माध्य स्थिति से ये जो तरंग है इतना अधिकतम वैल्यू को प्राप्त कर रही है, तो ये इसका अधिकतम मान होगा, पीक वैल्यू होगी। और यह इस तरंग का आयाम भी होता है, इसी को ही हम इस तरंग का आयाम कहते हैं। यानी कि मूल स्थिति से माध्य स्थिति से अधिकतम मान को प्राप्त करना ही उस तरंग का आयाम कहलाता है, और यही इसका अधिकतम मान या शिखर मान होता है, पीक वैल्यू होती है। तो अधिकतम मान Vm वोल्टेज का या V0 से भी लिख सकते हैं, धारा के लिए Im या I0 से भी लिख सकते हैं। तो ये इसका शिखर मान या अधिकतम मान होता है प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टता का। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, वोल्टता या धारा का औसत मान, यानी कि इसकी एवरेज वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो औसत मान या एवरेज वैल्यू क्या होती है, देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के एक पूर्ण चक्कर में जो तात्क्षणिक मान का जो औसत मान होगा, एक पूर्ण चक्कर के अंदर जो औसत होता है, माध्य होता है, उसी को हम वोल्टता या धारा का औसत मान कहते हैं। तो औसत मान हम कैसे निकालते हैं? आई एवरेज इज इक्वल टू, औसत मान निकालना है हमें, एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे कि औसत हम नॉर्मल देखते हैं, औसत कैसे ज्ञात करते हैं, राशियों को जोड़ करके जितनी राशियां हैं उतने का डिवाइड कर देते हैं तो औसत आ जाता है। तो या फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक की वैल्यू निकाल करके इंटीग्रेट कर दिए, लिमिट लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य यानी कि औसत मान ज्ञात करते हैं, माध्य मान ज्ञात करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो एक पूर्ण चक्कर में मान का, तात्क्षणिक मान का जो औसत होगा, उसका माध्य होगा, उसी को औसत मान या फिर माध्य मान कहते हैं। तो एवरेज मान हम देखें तो क्या बनती है, आई dt समय में आई धारा पूर्ण चक्कर के लिए, तो t टाइम 0 से लेकर t तक एक पूर्ण चक्कर हो रहा था, ये हमने देखा 0 से लेकर t टाइम तक। और जो dt टाइम लग रहा था 0 से t टाइम लग रहा है,
dt के रिस्पेक्ट में किया, 0 से t टाइम लग रहा है, यानी कि कुल धारा जो प्रवाहित हो रही है dt समय तक और टोटल समय यानी कि dt जो इसमें लग रहा है। तो हमें पता है I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा t होती है, या Im साइन ओमेगा t भी लिख सकते हो। ये होता है इस प्रत्यावर्ती जो धारा का जो है समीकरण है वो हमने दिखाया ज्यावक्रीय तरंग धारा जो है तरंग समीकरण इस प्रकार से दिखाते हैं। तो ये बन जाता है I एवरेज इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t और साथ में dt पड़ा है लिमिट 0 से t और नीचे dt पड़ा है लिमिट 0 से t बनी। फिर हम देखें कि I एवरेज इज इक्वल टू, ऊपर से I नॉट कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, अंदर बच जाएगा साइन ओमेगा t dt और लिमिट है 0 से t, और dt का इंटीग्रेशन किया तो t होगा, लिमिट हमने 0 से t के रिस्पेक्ट पुट कर दी है तो t बन चुका है यहां पर। फिर हम देखें कि I एवरेज इज इक्वल टू I नॉट अपॉन t हमने लिख लिया, साइन ओमेगा टी का हम समाकलन देखें इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होगा और लिमिट है इसकी 0 से t। आगे हम सोल्व करें तो I एवरेज इज इक्वल टू माइनस हमने बाहर ले लिया I नॉट अपॉन टी। I नॉट जो है ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, अधिकतम मान है, पीक वैल्यू है इसकी। तो पहले अपर लिमिट कॉस ओमेगा टी की जगह टी पुट किया, ओमेगा को हमने बाहर ले लिया है, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट, तो नीचे ये टी की जगह 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 बन गया, ओमेगा हमने अलग से बाहर ले लिया है। आगे देखें कि I एवरेज इज इक्वल टू माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा टी कॉस, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी और टी इधर पड़ा है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और t से t भी हमने कैंसिल कर दिया। फिर देखते हैं आगे I एवरेज इज इक्वल टू माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा टी और आगे देखें कोस 2 पाई, कोस 2 पाई मतलब 360 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और इधर आगे पड़ा है माइनस का 1, तो माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो चुका है तो टोटल वैल्यू ये 0 आ जाएगी, मल्टीप्लाई होती है तो, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर के अंदर जो औसत मान होता है वो 0 होता है, 0 होता है। रिपीट करेंगे, औसत मान एवरेज वैल्यू क्या होती है कि प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान का एक पूर्ण चक्कर के अंदर जो औसत होता है, एवरेज जो होता है, माध्य होता है, उसी मान को हम उसका औसत मान कहते हैं, एवरेज मान कहते हैं, एवरेज वैल्यू कहलाती है। और औसत मान ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं I dt अपॉन dt, 0 से t टाइम के अंदर एक पूर्ण चक्कर हो रहा है तो पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान देखेंगे। I की वैल्यू होती है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने पुट कर दिया इसकी जगह, तो हम dt का इंटीग्रेशन किया तो t होता है 0 से t, लिमिट पुट कर दी हमने, I नॉट कांस्टेंट था हमने बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है, 0 से t इसकी लिमिट है, ओमेगा हमने बाहर ले लिया, माइनस भी बाहर ले लिया, पहले ऊपर वाली लिमिट t की जगह t पुट किया, माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट तो t की जगह 0 पुट किया। तो आगे हम देखें तो I नॉट अपॉन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी पुट किया, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, t से t कैंसिल होगा तो कोस 2 पाई यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो एक पूर्ण चक्कर के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है वो 0 होता है, 0 होता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान था पूर्ण चक्र में जो कि 0 है। हम एक और तरीके से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि यदि आ जाए प्रथम अर्ध चक्कर के अंदर, प्रथम 2 चक्कर कंप्लीट होते हैं इसके अंदर, देखें तो हम प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर और फिर दूसरा जो है वो ऋणात्मक अर्ध चक्कर है, दोनों चक्रों को मिलाते तो एक पूर्ण चक्कर होता है जो कि 0 मान आ रहा है। तो हम देखें यदि प्रथम अर्ध चक्कर के अंदर इसका औसत मान देखते हैं, एवरेज वैल्यू देखते हैं प्रथम अर्ध चक्कर के अंदर, तो क्या प्राप्त होगी देखेंगे। प्रथम अर्ध चक्कर के अंदर जो इसकी वैल्यू I1 मान लेते हैं हम लोग, तो जो इसकी वैल्यू है I dt 0 से t/2 लिमिट होगी, क्योंकि जो अर्ध चक्कर है वो t/2 समय के अंदर पूरा, आगे वाला फिर t/2 तक पूरा हो रहा है। तो एक आधा चक्कर जो पूरा करने में, हाफ सर्किल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है t/2, तो लिमिट t/2 होगी और dt इसकी भी लिमिट 0 से t/2।
प्रथम जो है धनात्मक अर्ध चक्र है। आई की वैल्यू जो है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम आई नॉट की वैल्यू इसकी जगह पुट करें तो आई वन इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी। लिमिट है 0 से t बाई 2 और नीचे पड़ा है dt और लिमिट है 0 से t बाई 2। तो हमने क्या किया, आई की जगह वैल्यू पुट किया आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट जो इसकी पीक वैल्यू है, शिखर मान है, अधिकतम मान है प्रत्यावर्ती धारा का। तो आगे देखें तो आई वन इज इक्वल टू, ऊपर से आई नॉट कॉमन आ चुका है, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी और डी टी। जो इसकी लिमिट है वो है 0 से t बाई 2 और फिर dt को इंटीग्रेट किया तो t होता है और 0 से t बाई लिमिट पुट कर देंगे हम लोग, यानी कि t और लिमिट 0 से t बाई 2। आगे देखें तो I1 इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आएगा और इसकी जो लिमिट है 0 से t बाई 2, इसकी भी लिमिट पुट कर देते हैं तो t बाई 2 और नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी। फिर आगे देखते हैं I1 इज इक्वल टू, माइनस हमने बाहर ले लिया और ओमेगा भी हमने इस प्रकार से इसको बाहर लिख लिया है और ये इधर t बाई 2 पड़ा है, t अपॉन में जो 2 था वो ऊपर चला गया। पहले अपर लिमिट कोस ओमेगा t की जगह t बाई 2 पुट करेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट t की जगह 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 बन जाता है। तो t की जगह t बाई 2 पुट किया, फिर t की जगह 0 पुट किया। आगे देखिए हम I1 इज इक्वल टू माइनस 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा टी और ये हो जाएगा कोस। ओमेगा की जगह हम 2 पाई बाई टी पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है माइनस कोस 0 पड़ा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोस पाई बचता है, कोस पाई की जो वैल्यू है वो हम देखेंगे, कोस 180 डिग्री का जो मान होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे I1 इज इक्वल टू माइनस 2 I0 अपॉन ओमेगा टी बचा है और इधर हमारे पास जो बचता है कोस 180 डिग्री का जो मान है वो -1 होता है और कोस 0 की वैल्यू 1 हुई। तो I1 इज इक्वल टू माइनस 2 आई नॉट, ओमेगा को हमने 2 पाई अपॉन टी पुट कर दिया है और ये टी पढ़ाई है -1 और -1 माइनस का 2 हो चुका है। तो हम देखें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, t से t कैंसिल हो रहा है। I1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो ये प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र के अंदर वैल्यू आई है। प्रथम अर्ध चक्र ये वाला यहां तक 0 से t बाई 2 टाइम के ऊपर प्रथम अर्ध चक्र के अंदर इतनी वैल्यू आई है। फिर जो द्वितीय ऋणात्मक अर्ध चक्र है उसके अंदर वैल्यू होगी लिमिट नीचे की, यानी कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी ऋणात्मक अर्ध चक्र में -2 आई नॉट अपॉन पाई। तो जो औसत मान है पूरे चक्कर के अंदर वो I1 प्लस I2, तो ये हो जाता है I एवरेज। दोनों को जोड़ेंगे प्लस और माइनस तो औसत मान जो है इसका 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग भी ज्ञात करें तो एक पूरे चक्कर के अंदर जो औसत मान 0 आ रहा है। रिपीट करते हैं, प्रथम अर्ध चक्र में देखेंगे तो I dt 0 से t बाई 2 समय के अंदर कंप्लीट हो रहा है तो हमने लिमिट 0 से t बाई 2 पुट की है। I की जो वैल्यू है वो है I नॉट साइन ओमेगा t, तो हमने I की जगह I नॉट साइन ओमेगा t पुट किया, नीचे सेम पड़ा है dt, लिमिट 0 से t बाई 2 है। I नॉट कांस्टेंट है, d का इंटीग्रेशन dt का t हुआ तो लिमिट 0 से t बाई 2। तो हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है इंटीग्रेशन इसका समाकलन और लिमिट t बाई 2 -0 हो जाएगी। फिर हम आगे की तरफ देखें तो ओमेगा हमने बाहर ले लिया है और हम लोगों ने ये t बाई 2 को 2 ऊपर ले गए तो ये t नीचे बच जाता है। आगे देखें तो ऊपर वाली लिमिट t की जगह t बाई 2 माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट माइनस भी हमने बाहर ले लिया था। तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, t से t और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, पीछे जो बचा है हमने उसको इधर लिखा। तो कोस पाई कोस पाई 180 डिग्री का मान -1 होता है, कोस 0 का मान -1, तो -1 -2 हुआ। ओमेगा को हमने 2 पाई बाई टी लिख लिया, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच जाता है। यानी कि जो प्रथम जो अर्ध चक्कर है धनात्मक अर्ध चक्कर है, इसके अंदर जो वैल्यू है 2 आई नॉट अपॉन पाई आ रही है। तो जो द्वितीय जो अर्ध चक्र है यानी कि ऋणात्मक अर्ध चक्र है उसके अंदर -2 आई नॉट अपॉन पाई होगी।
तो पूरे चक्कर के अंदर वैल्यू निकालनी है तो पहले आधे चक्कर की और दूसरे आधे चक्कर की वैल्यू को जोड़ देते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरे चक्कर के अंदर औसत मान जो है वो 0 आ जाता है, 0 आ जाती है इसकी एवरेज वैल्यू।